नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकॉनमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे जियो ब्लैकरॉक की। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने अपने पहले म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स के रूप में 3 ओपन एंडेड डेट स्कीम लॉन्च की है। इन स्कीम्स के नाम क्या क्या है, कब से खुलेगा इनका फंड ऑफर, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ को लेकर लागू 90 दिनों की रोक को 9 जुलाई के बाद आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या ट्रंप फिर देंगे दुनिया को टैरिफ का झटका? भारत इस पिक्चर में कहां है, यानी भारत के साथ समझौता कब होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे क्विक कॉमर्स कंपनियों की। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगाना कस्टमर्स के लिए थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि इन कंपनियों ने हाल ही में कई नए चार्जेस जोड़ दिए। अब घर बैठे सामान मंगवाना होगा महंगा। इन कंपनियों ने क्यों उठाया ये कदम, आसान भाषा में इसको भी समझेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जियो ब्लैकरॉक ने इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए 3 नए म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कर दी है। इनके नाम जियो ब्लैकरॉक लिक्विड फंड, जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड और जियो ब्लैकरॉक ओवरनाइट फंड है। इन फंड्स का न्यू फंड ऑफर आज यानी 30 जून से खुल गया है और 2 जुलाई तक खुला रहेगा। प्रवीण सर, 25 जून को ही जियो ब्लैकरॉक को सेबी से स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के रूप में काम करने की जो है परमिशन मिली थी और आज देखिए कि 3 म्यूचुअल फंड्स जो हैं लॉन्च हो गए। कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर, और तीनों म्यूचुअल फंड्स को जो है आसान भाषा में समझाइएगा। जी बिल्कुल, जो हाल में ही मंजूरी मिली थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन जो मिली थी, उसके बाद आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है और उतने वक्त में ही जियो ब्लैकरॉक ने रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो यूनिट है उसका ब्लैकरॉक के साथ जो करार है, और दोनों ने मिल के अपना पहले जो 3 फंड हैं उनको लॉन्च कर दिया है। तीनों ही डेट फंड है और आप ये समझिए कि बहुत तेज़ी से आप 30 जून से 2 जुलाई लॉन्च कर दिया गया है। 2 जुलाई तक की अवधि है और उसके बाद जब एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद ये फंड फिर से खुल जाएंगे। एनएफओ जो है वो बंद होकर एक बार फिर से खुल जाएंगे ताकि आम लोग भी इसमें पैसा लगा सकें। बड़ी बात यह है कि इनमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए भी 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी अगर आप शुरू करते हैं तो 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं जी। मॉडरेट रिस्क वाले डेट फंड है, जाहिर तौर पर फिक्स्ड इनकम की जिन लोगों को तलाश रहती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि ब्याज दरें नीचे जाने के साइकिल में हैं, उस वक्त पे जियो ब्लैकरॉक के ये तीनों फंड मार्केट में आए हैं। तो अब जो जिन ऐसे इन्वेस्टर जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है जी, वो क्या इन फंड्स पे विचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी विचार। प्रवीण सर, आपने अपने ओपनिंग में कहा कि डेट फंड है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर, ये डेट फंड क्या होता है और पूरा मामला क्या, और व्हाई नॉट दे आर स्विचिंग टू द मार्केट लिंक्ड फंड्स? नहीं, आगे आने वाले वक्त में इक्विटी फंड्स भी जियो ब्लैकरॉक के आ सकते हैं। शुरुआत डेट फंड से की है और देखिए ये, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ब्लैकरॉक की जो फिक्स्ड इनकम फंड्स है उसमें एक अच्छी खासी तगड़ी महारत है जी। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो जियो ब्लैक, और एक और बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट फंड लॉन्च किए हैं, यानी इसमें कोई ये रेगुलर फंड नहीं है, डायरेक्ट फंड है, यानी आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी दूसरी इंटरमीडियरी को इसके लिए कमीशन या पैसा नहीं देना होगा। ग्रोथ फंड है, तो आप ये समझ के चलिए कि जो गांव देहात छोटे शहरों के जो लोग हैं जिनको लगता है कि जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अपने पैसों के साथ, वो इन फिक्स्ड इनकम फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। डेट फंड ऐसे फंड होते हैं जिस तरह से आपकी एफडी है, एफडी में आपको एक सर्टेन रिटर्न
लगभग मिलता है, जी। उसी तरह डेट फंड इसी तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉन्ड्स में, एफडीज में, इस तरह के फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं विशाल। प्रवीण सर, 2-3 सवाल है। एक तो है कि तीनों फंड्स में कहा गया है कि 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ये रकम रखना, 500 रुपए रखना, इसको आप इसके पीछे कोई लॉजिक समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे थे कि भारतीय बाजार में देखिए 250 की एसआईपी भी है, 100 रुपए की भी एसआईपी भी है, उसको लेकर भी बहुत हो हल्ला हो रहा था। लेकिन 500 इसको रखना, इसके पीछे अगर कुछ आप एंगल देख पा रहे हैं? 500 रुपए की रकम ऐसी रकम है जिसको कि एक आम, और उसमें जो लमसम इन्वेस्टमेंट है यानी एक मुश्त इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी लोअर लिमिट 500 रुपए ही है जी। तो ये एक बड़ी बात है। गांव देहात के लोग भी अगर 500 रुपए की आप एसआईपी शुरू करते हैं तो उनके लिए एक सहूलियत है। आपको बहुत लंबा चौड़ा पैसा लेके नहीं बैठना कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है। आप 500 रुपये भी लगा सकते हैं और आप 500 रुपये की एसआईपीज भी कर सकते हैं। तो एक अफोर्डेबल, मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है लोगों के पैसा लगाने के लिए। प्रवीण सर, तीनों फंड को मैं जब डिकोड किया तो पाया कि इनकी जो मैच्योरिटी वाला भी दिन अगर आप देखिएगा तो उसमें भी बड़ा अच्छा पेंच है। एक दिन में भी मैच्योर होने वाला फंड है, कोई है कि 91 डेज के आसपास वाला जी, और एक है कि 1 साल की अवधि वाला। मतलब तमाम जो एसेट क्लास को कवर करने की जो कोशिश की गई है, तमाम ड्यूरेशन को कवर करने की कोशिश की गई, उसका बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया। मान लीजिए किसी को एक दिन में अपना पैसा चाहिए, पार्क किया पैसा, उससे मान लीजिए ब्याज उठानी है, तो वह ऐसे वो लोग होंगे जिनके पास एक लंबी चौड़ी पूंजी होगी और ओवरनाइट आप उसको पार्क करना चाहते हैं, अगले दिन उसको पैसे को लेना है, तो वहाँ आपको जो सर्टेन एक रिटर्न मिल जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। कुछ है कि 3 महीने में भी हो जा रहा है सर, कुछ है कि 1 साल में। हाँ, तो मेनली जो आम लोगों के लिए है वो जैसे लिक्विड फंड है, आप लंबे वक्त तक उसमें इन्वेस्ट करके आप एसआईपी चला सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तरह से रीच बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं, खासतौर पर जियो ब्लैक रॉक के फंड की। जी प्रवीण सर, अगला सवाल ये है कि जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है, एग्जिट लोड वाला मामला जो है बड़ा देखने को मिलता है कि भाई आपने पैसा लगाया, किसी कारणवश आपको उसमें से पैसा विड्रॉ करना है तो 1% का या आधा % का या 0.5% के आसपास का आपको एग्जिट लोड देना पड़ता था। इन तीनों फंड्स में मैं देख रहा हूँ कि या तो है तो बहुत नॉमिनल है, अगर कहा जा रहा है कि पहले दिन अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो 0.0070% से शुरू होगा और 7वें दिन ये जाके फिर 0 हो जाएगा, कहीं में एग्जिट लोड वाला मामला ही नहीं है। तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? इस तरह से भी कदम उठाया गया है कि ताकि इसको और ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके औरों की अपेक्षा? नहीं, तो जो बात हम लोग बार बार कर रहे थे कि इनकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए। अगर आपकी नॉमिनल कॉस्ट बैठती है किसी इन्वेस्टर का उसमें पैसा लगाने की, साहब जब हम पैसा निकालेंगे या जब आप पैसा लगा रहे हैं, या एक्सपेंस रेशियो हो गया जी, तो जब आप ये अपना पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं उस वक्त आपका पैसा कट कितना रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है लोगों के इन्वेस्टमेंट का। और ऐसे में पहली चीज़ जहाँ पे कि मान लीजिए एग्जिट लोड है, एक्सपेंस रेशियो, इन मोर्चों पर जो जियो ब्लैक रॉक का फंड है जो नए लॉन्च किए हैं आज से, वो ऐसा लगता है कि एक अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देने की कोशिश दिखाई देती है। जी, अब प्रवीण सर, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 72 लाख करोड़ के एयूएम वाले जो मार्केट है उसमें डिसरप्शन आएगा, कंपटीशन बढ़ने वाली है, कैसे देख रहे हैं? ग्रो जीरोधा वाला भी मामला, उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो डेट कैटेगरी में 3 फंड आए हैं, हो सकता है आगे और भी आए। दूसरी चीज़ इक्विटी फंड के उसमें भी कैटेगरी में जाहिर तौर पर जियो ब्लैक रॉक लेके आएंगे। असली खेल यहाँ पे टिका हुआ है आपका लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस पे, कि आखिर आप जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं उस पर आप किस तरह के रिटर्न देते हैं, किस तरह की आप सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जो फैक्टर इन करती है चीज़ वो ये कि जो ब्लैक रॉक का जो अलादीन प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से हेल्प करता है बाकी के जो आपके जो फंड हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बजाय आपको जियो ब्लैक रॉक के फंड्स में क्या अलग चीज़ें मिलती हैं, चाहे रिटर्न की बात हो चाहे सेफ्टी की बात हो। विशाल, रिटर्न्स के मामले में सर कहा तो जा रहा है कि सिड स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है, उनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, कहा जा रहा है कि $11.2 ट्रिलियन के आसपास का जो ईयूएम है उसको वो हैंडल कर चुके हैं, इनके पास भी अपना एक्सपीरियंस अच्छा है और लगातार इसमें नए नए जो डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके, उनको लाया जा सके इस इंडस्ट्री में। और सर ब्रोकिंग वाला बिजनेस भी हम आपसे समझना चाहेंगे, उसमें भी एंट्री होते हुए दिख रही है, तो वहाँ क्या डिसरप्शन होगा वो भी समझा दीजिए। ब्रोकरेज के बिजनेस में तो आप समझिए कि जो चाहे जीरोधा है, एंजल वन है या ग्रो है या इस तरह की जो
5 पैसा है। इस तरह के जो लो ब्रोकरेज वाले या जीरो ब्रोकरेज या जिनको डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म कहा जाता है, उनके कारोबार पे पिछले साल कुछ सेबी के नियम आए और उसके बाद मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव देखा गया, तो उसकी वजह से एक बिजनेस को लेके एक चिंता पैदा हुई। जीरोधा के जो चीफ हैं वो कई बार इस बात की ओर इशारा कर चुके कि हमारे लिए बिजनेस करना अब आसान नहीं रहा। 50 से 40% का मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा। एसटीटी से जो सरकार की जो कमाई होने वाली बात थी सर, 40,000 करोड़ की कमाई हुई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कहा जा रहा था कि वो इस बार बढ़कर 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन उसमें भी नितिन कामत साहब बोलते हुए नजर आए कि वो आधी रह सकती है। हाँ, वो अब कह रहे थे पिछले साल 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई थी 2024-25 में जी, और उनका कहना था कि इस साल सरकार का टारगेट 80,000 करोड़ का था, लेकिन वो घट के 40,000 करोड़ ही न रह जाए, ऐसा। तो जो मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है, जिस वजह से मुश्किलें आ रही हैं और उसकी वजह से लोग शेयरों से थोड़ा दूर हुए हैं, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हुए हैं, वो भी असर शामिल कर लीजिए और उसमें फिर जियो ब्लैक रॉक की आपकी एंट्री को शामिल कर लीजिए। अगर ये भी डिस्काउंट ब्रोकरेज के धंधे में उतरते हैं तो अपनी रीच, अपनी पहुंच और पूरा नेटवर्क जो है उसका फायदा जियो ब्लैक रॉक उठा सकते हैं। यानी आम निवेशक अब एकदम आसानी से शेयर में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे सर, और एसआईपी में भी पैसा लगा पाएंगे, यही समझे सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से दुनिया को झटका देने वाले हैं। असल में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ को लेकर लागू 90 दिनों की रोक को 9 जुलाई के बाद आगे नहीं बढ़ाएं। इसके साथ ही ट्रंप सरकार जल्द ही उन देशों को नोटिस भेजेगी जिन पर ये ट्रेड पेनाल्टी लागू किए जाएंगे। प्रवीण सर, फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, टैरिफ वॉर, टेंशंस की जो दौर है वो फिर आने वाला है सर? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो ट्रंप का कहना है कि मैं 9 जुलाई से आगे इस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ, और ये एक बड़ी खबर है। और बाकी दुनिया को अगर हम एक तरफ रख भी दें तो भारत के लिहाज से ये थोड़ी सी चिंताजनक है, और इसी वजह से जो इंडियन जो टीम एक अमेरिका है ट्रेड को लेके, बातचीत को लेके, उसको अपना स्टे वहाँ पे बढ़ाना पड़ा है। अब 9 जुलाई, अभी तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 9 जुलाई के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है। अब भारत के पास, अब आप समझिए आज 30 जून है, तो जाहिर तौर पर 9 तारीख तक का ही वक्त है जबकि आप अमेरिका के साथ किसी ट्रेड डील को कर सकते हैं। तो क्या पूरी के पूरे जो ट्रेड डील को लेकर जो मसौदा है, क्या वो तैयार है? दोनों देश कहाँ पहुँचे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमको मिलता हुआ दिखाई दे। विशाल जी, प्रवीण सर, आप न्यूज़ रूम में बोल भी रहे थे कि यूएस यूके वाला जो ट्रेड डील है विशाल, वो भी होता हुआ दिख रहा है, वो वाला मामला क्या है? वो आज इफेक्टिव हो गया है, लागू हो गया है, आज सोमवार से लागू हो गया, और उसमें डिस्काउंटेड टैरिफ पे, यानी 10% के टैरिफ पे अमेरिका में जो यूके की कारें हैं वो जा पाएंगी। हालांकि उसका कोटा है, 1 लाख कारों का कोटा है। पहली 1 लाख कारें 10% के उस पे जाएंगी, उसके बाद की कारों पे 25% लगेगा। दूसरी चीज़, जो स्टील को लेके अभी एक भ्रम बना हुआ है कि स्टील को लेके ऊंचे टैरिफ का क्या यूके को सामना करना पड़ेगा। पहली जो अमेरिका के साथ जो डील है वो यूके की हुई और उसमें आज से वो डील प्रभावी हो गई है। अब भारत के साथ क्या उसी तर्ज पर डील हो पाती है, क्या नहीं, ये एक मसला अभी बना हुआ है। जी प्रवीण सर, इंडिया और यूएस वाली ट्रेड डील पर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ग्लोबल पिक्चर पर भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, पिछले 6 महीने से जो देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ अपने चरम पर है। 3 देश जो है महान इकोनॉमीज, भारत को रख लीजिए, यूएस को रख लीजिए और चाइना को रख लीजिए, इनके बीच में जंग है। ईरान और इजराइल वाला वॉर देख लीजिए, रूस यूक्रेन को इसमें आप जोड़ दीजिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको जोड़ लीजिए, तमाम तरह की जो अड़चनें सामने आने को देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये जो टैरिफ वॉर वाला मामला जो हल्का दबा हुआ था सर, जो लग रहा था कि सबके बीच में सहमति बनती हुई दिखेगी, लेकिन ये बयान आना, मैं ग्लोबल पिक्चर के हिसाब से समझ, क्या दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उनमें फिर से कोहराम मचने वाला है? क्या फिर से फंड्स का जो डाइवर्जन देखने को मिलेगा फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट टू द डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी से आकर इमर्जिंग इकोनॉमी में आएगा? फिर से खेल शुरू हो जाएगा सर? नहीं, देखिए, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है 9 जुलाई वाला, वो अब क्या उस पर वो पलट नहीं जाएंगे? एक तो पहला मसला ये है, क्योंकि वो अक्सर चीज़ों को लेके आगे पीछे होते रहती हैं। दूसरी चीज़, एक जो राहत की बात है, वो बड़ी राहत की बात ये है कि अमेरिका और चीन तकरीबन तैयार हो गए हैं आपस में डील करने के लिए। एक ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है उसको दोनों देशों की तरफ से सहमति मिल गई है, दोनों देश इसकी तस्दीक कर चुके हैं। यानी अब वहाँ कोई एक भ्रम की बात
नहीं है और दुनिया के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। अब भारत की, या मान लीजिए अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ईरान इजराइल की जो जंग थी जिसमें अमेरिका को भी एक लास्ट मिनट पे एंट्री करनी पड़ी, एक क्विक, वो भी जंग एक तरह से थमती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इजराइल और गाजा में जो जिस तरह का हमास के बीच जो संघर्ष है वो अभी भी बना हुआ है, वो मुश्किल है। भारत पाकिस्तान की जो जंग थी वो सीज़ फायर उसमें है ही। तो ओवरऑल जंग, रूस यूक्रेन की जंग जरूर चल रही है, तो जाहिर तौर पर अनसर्टनिटी बनी हुई है। लेकिन अब ईरान इजराइल जैसी जंग की जो बड़ी मिडिल ईस्ट में पूरे क्रूड की क्राइसिस पैदा होने की बात थी, कम से कम दुनिया उस चीज़ से बाहर निकल चुकी है जी। और भारत को लेके भी ये बात कही जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में जल्द डील हो सकती है। जी सर, निर्मला सीतारमण जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ एक बड़ा और अच्छा समझौता करना चाहेगा भारत, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। वो फिर से वो कह रही हैं कि भारत में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स के लिए अभी निश्चित सीमाएं हैं, उसको लेकर जो रार तकरार है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद सर टैरिफ किंग शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रंप साहब के द्वारा, उस पर घोर आपत्ति दर्ज की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में जो टैरिफ दरें प्रभावी हैं वो जितनी दिखती हैं हकीकत में उससे कम लगता है। उन्होंने कहा कि ये प्रभावी जो टैरिफ है संसद की मंजूरी के बाद राजपत्र में घोषित की जाती है, जो कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की तय सीमा से काफ़ी नीचे। तो ऐसे में भारत को टैरिफ के किंग कहना बहुत ही गलत है। तो इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं सर। और बिल्कुल, देखिए मैंने जो आपसे बात हम एक बार जो डिस्कस कर चुके हैं मनी सेंट्रल में, उसमें मैं जो बात कही है वो ये है कि पिछले कुछ वक्त में या पिछले कुछ महीनों में, या हम ये कहें कि जनवरी से लेके अब तक का जो ट्रंप का पिछले कुछ महीनों के जो बयान हैं, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में बयान दिया सीज़ फायर को लेके, उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत अपनी थोड़ी सी पॉलिसी को चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ये थी कि भारत एक एकोमोडेटिव रुख अपना रहा था, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच भारत की थी कि हम अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहते, हम किसी भी तरह से एक डील को कर लेना चाहते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन उसके बाद जब बार बार खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस तरह के बयान नहीं आए जी, ट्रंप की तरफ से ज़्यादा ऐसे इस तरह के बयान आए हैं। और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि सरकार भी बहुत ज़्यादा एक जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेके बहुत ज़्यादा उत्सुक या दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। जबकि सर कई बार जेडी वेंस साहब को इस पिक्चर में जोड़ेंगे, उनका भारत भ्रमण हुआ, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, घुमाया फिराया, सब कुछ कहा गया। उनके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया था कि नहीं बहुत जल्द हम लोग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद पीयूष गोयल साहब का भी एक स्टेटमेंट था जब ये सब वॉर वाली जो सिचुएशन थी, द मदर ऑफ ऑल डील्स। उसके बाद जो चीज़ें, जो मुझे लगता है सर कि इंडिया पाक का जो सीज फायर वाला जो बयान है ट्रंप साहब का, उसके बाद ही चीज़ें जो है डिरेल हुई। वो एक मसला था जो कि बड़ा मेजर पॉइंट था, लेकिन उसके पहले भी वो उन्होंने जो बात जो निर्मला सीतारमण ने आज जिसको लेके एक कैटेगोरिकली एक जो उसको लेके अपना बयान दिया है कि जो टैरिफ किंग है, भारत एब्यूज़ करता रहा है अमेरिकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं उसने असहज किया है चीज़ों को। और उसके बाद अब जो मौजूदा हालात हैं वो इस तरह के हैं कि भारत साफ तौर पे अब ये बात कह रहा है कि डेयरी हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, वहाँ पे हम किसी तरह की गुंजाइश नहीं रखते रियायत देने की। बाकी जो मसले हैं उन पे हम पहले से लिबरल हैं, या WTO के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत लिबरल है, कम टैरिफ पे है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है और जो आपका डेयरी है, वहाँ पे किसी तरह की रियायत भारत देने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ एक तरह से संदेश देने की अमेरिका को कोशिश है। सर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस को भी इन पिक्चर्स में लाना चाहेंगे क्या? इसके बाद जो तमाम रिपोर्ट्स पर जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि क्या फिर से हम लोग का वो दौर शुरू हो जाएगा सर, कि तमाम जैसे मार्क मोबियस साहब का स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा, तमाम तरह के जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएगा कि देखिए फिर से अब जो टैरिफ की जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, इस वजह से अब इन इकॉनमीज़ पर जो है मंदी का खतरा होगा, या तमाम तरह की जो अड़चने हैं। मैं अनसर्टेनिटीज़ की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, तो फिर से रिपोर्ट्स आएंगी? अनसर्टेनिटीज़ अभी बरकरार हैं, खत्म नहीं हुई हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे चीन और अमेरिका का एक एग्रीमेंट पहुंचना। लेकिन जैसा कि हम पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगले
5-6 महीने बहुत अहम है। उसके पहले किसी तरीके का विजिबल रिफ्लेक्शन हमको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद ही कुछ डस्ट सेटल होगी, कुछ चीज़ें क्लियर तस्वीर सामने आएगी कि दुनिया की इकोनॉमी और ख़ास तौर पर भारत और अमेरिका के अगर आपसी बायलैटरल ट्रेड को देखें वो किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्या एक शॉर्ट टर्म की डील या एक फर्स्ट फेज की डील भारत और अमेरिका के बीच होगी अगले 5-6 महीने के लिए, उसके बाद आगे की डील्स देखी जाएंगी, या एक बड़ी डील भारत अभी क्लिंच कर लेगा जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं और 8 जुलाई से पहले हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अब क्या वो फुल फ्लेजेड एक डील होगी जिसमें सारे प्रोडक्ट सारे सेक्टर शामिल होंगे, या कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सेक्टर्स को लेके होगी, बाकी चीज़ों को लेके एक दूसरी कोई डेडलाइन दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाना कस्टमर्स के लिए थोड़ा महंगा हो गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने हाल ही में कई नए चार्जेस जो हैं जोड़ दिए। इसमें बास्केट साइज लेवी, छोटे ऑर्डर पर सरचार्ज और एडिशनल मॉनसून चार्जेस शामिल। गौर करने वाली बात यह है कि ये चार्जेस पहले से मौजूद प्लेटफॉर्म फीस और डिलीवरी फीस के अलावा लगने वाली। सर, क्विक कॉमर्स कंपनियां कैश बर्न करते करते थक गई हैं क्या? नहीं, पहले बात तो सबसे जो पहली बात है उसमें कि जो एडिशनल मॉनसून चार्ज है, बताइए। और भगवान की कृपा से इस बार मॉनसून आ भी 9 दिन पहले गया है, पूरे देश में दिल्ली और सारी जगहों पे आ गया है। तो पहला मौका तो आपको हमें किसी चीज़ में मिला हो ना मिला हो, जो क्विक कॉमर्स कंपनियों को एक मौका मिल गया कि बॉस मानसून आ गया है, पानी बरसेगा, मतलब आप पैसा ज़्यादा ले सकते हैं और उसका एक रीजन दिखा सकते हैं। जिस तरह से कैब जो है, चाहे उबर हो, ओला हो, वो एक जो अपना सर्च प्राइसिंग का जो फॉर्मूला लागू करते थे, जिसको लेके बहुत विवाद चला लंबे वक्त तक कि साहब आप प्राइम मतलब एक हेक्टिक आवर्स में आप जा रहे हैं तो हम आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, डिमांड ज़्यादा है। वही हाल अब जो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और उन्होंने निकाल लिया, और इस तरह के अलग अलग आपको एक तरह से कहें कि परतें दिखाई देंगी आपको चार्जेस की, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनियां आप धीरे धीरे लगा के अपने जो रेवेन्यू है या जो कमाई है उसको बढ़ाने की कोशिश में करती हुई इस तरह से दिखाई देंगी। सर प्रवीण से मेरे पास कुछ डेटा है। अब देखिए कस्टमर्स कितने ऑर्डर करेंगे तब उनको ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा, इसके आधार पर एक मेरे पास डेटा है। ज़ेप्टो पे कहा जा रहा है कि 175 रुपये से कम के ऑर्डर पर अब आपको ना हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा, जबकि इंस्टामार्ट ने न्यूनतम ऑर्डर का जो लिमिट है वो 99 रुपये तय कर रखा है। ब्लिंकिट ने भी इंस्टेंट डिलीवरी के साथ साथ बड़ी खरीदारी या डिस्काउंटेड ऑर्डर्स पर भी जो है एडिशनल चार्ज लेना शुरू कर दिया है। तो कोई एक नहीं है सर, सभी लोग मिलकर, जिस तरह से हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में भी हम लोग बात करते हैं कि जियो ने दाम बढ़ाया, 12 घंटा में नहीं होता है, रात को अगर होता है तो सुबह सुबह पता चल जाता है कि एयरटेल ने भी अपना पैम्फलेट निकाल के दिखा दिया कि भैया आपको उन्होंने बढ़ा दिया, हमने भी बढ़ा दिया, उसके बाद वीआई भी आ जाते हैं। तो ये लोग भी मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो क्या कैश बर्न वाले मुद्दे को हम लोगों को लगता है कि आसान भाषा में और समझने जो लॉसेस की बात थी, जो एक बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन की बात थी, और तीसरी बात ये थी कि कस्टमर एक्विजिशन की। अब कंपनियों को लगता है कि एक मोटे तौर पर उनके पास कस्टमर्स का बेस तैयार है, जो ग्रोथ आगे मिलेगी दूसरे शहरों में वो मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपने जो लॉसेस हैं उसको किसी तरह से रिकवर किया जाए। और उसकी वही वजह है कि तरह तरह के चार्जेस से, एडिशनल फीस से, जी आप हैंडलिंग चार्ज हो गया, प्लेटफॉर्म फीस हो गई, फिर डिलीवरी फीस हो गई, इस तरह की फीस तो प्रवीण सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, इतनी तरह की फीस हमें पता चली कब, जब ये क्विक कॉमर्स कंपनियां लगाती हैं तब। अभी हमारे पीसीआर से सर आए थे ईपी लगाने के लिए, उन्होंने भी कहा कि 5-6 सामान हमने मंगाए सर, उसके बावजूद उस पर प्लेटफॉर्म फीस जोड़ा हुआ था, डिलीवरी का फीस जोड़ा हुआ था, परेशान है, 6 सामान मंगाए थे उसके बावजूद भी। और कंपनियां क्या तर्क दे रही हैं कि कस्टमर्स ज्यादा मूल्य का ऑर्डर करेंगे ताकि हमारा जो है AOV बढ़े, क्या है औसत ऑर्डर का जो मूल्य है वो बढ़ सके, ताकि हम अपना जो लॉसेस है उसको हम कर सकें। तो भैया जो पूरा एजेंडा था, जो इनका यहाँ AOV है यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, वो वहाँ आरपू है। तो दोनों का खेल, जाहिर तौर पर कंपनियां ये चाहती हैं कि जब आपका एक राइडर निकला है तो वो इतना सामान लेके जाए जो कि उसका कॉस्ट निकल पाए और उसमें कुछ बेनिफिट हो पाए। जी तो देखिए, अब इसको समराइज अगर हम करें मोटे तौर पे, तो ग्राहकों पे ये कॉस्ट बढ़नी है और अभी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियां लंबे वक्त तक जिस डिस्काउंट की हम बार बार बात करते हैं कि आप कैश बर्न कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का कैश बर्न साल दर साल कर रहे हैं,
और कंपनियां एक भी इसमें से प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे पास आंकड़ा है सर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्लिंकिट का अगर क्वार्टर 4 के नतीजों की बात की जाए तो जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में 178 करोड़ का ऑपरेटिंग घाटा है। स्विगी इंस्टामार्ट की बात की जाए उसके भी क्वार्टर 4 के अगर मैं रिजल्ट्स बताऊं आपको, माफ़ कीजिएगा, जो डेटा आया है, स्विगी का कुल घाटा जो है 1081 करोड़ है। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें सर, पिछले साल 554 करोड़ था, यानी दुगना बढ़ चुका है घाटा। तो जिस तरह से इन लोगों की कमाई तो हो नहीं रही है, घाटा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी ये लगता है कि तरह तरह के जो फीस है वो लगा रहे हैं। अब वो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपको प्रॉफिटेबल आना, खासतौर पर 2-1 कंपनियां इसमें लिस्टेड भी हैं, तो ऐसे वक्त पे इन्वेस्टर्स की नज़र भी रहती है कि आप कब प्रॉफिट में आएंगे। आपका लगातार लॉसेस में आप बने हुए, तो कंपनियों को भी एक अपना प्रॉफिट का चार्ट अपना एक बताना पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट का इस तरह का प्लान है जी। उसी क्रम में अब ये एक एक करके और चार्जेस बढ़ने शुरू होंगे। आप इनको डिस्काउंट अभी और कम करने पड़ेंगे, जिसको लेके बार बार जो छोटे किराना दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो इसकी शिकायत करते रहते हैं कि हमारा पूरा धंधा बंद होने की कगार पे है इनके डीप डिस्काउंटिंग की वजह से। अब प्रवीण सर, अब तो ये बात होगी कस्टमर एंगल से, अब कंपनियों के एंगल से भी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे समझना चाहेंगे सर, इन कंपनियों को क्यों घाटा हो रहा है, ये आप समझाइए। क्या डार्क हाउसेज जो स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं? वो है तौर पे जो एक्सपेंशन किए, देखिए एक दौर ये था जब क्विक कॉमर्स की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, कुछ वक्त चलाने की कोशिश की, भीड़ आई वहाँ पे, और उसके बाद सबको लगा कि ये धंधा चलेगा नहीं। फिर ब्लिंकिट ने इसमें एंट्री की और ब्लिंकिट ने जब उसको चलाया और उसके बाद जब जेप्टो शामिल हुई और उनको एक बड़ी रीच मिली, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे भगदड़ मची कि ये बिजनेस छूट न जाए। फोमो टाइप का कंपनियों में, चाहे फ्लिपकार्ट मिनट्स हो, फ्लिपकार्ट एक बार आ चुकी थी, उसके बाद वापस जा चुकी थी, तो फिर अब फोमो जैसा क्रिएट हुआ, फिर एंट्री की और उसके बाद एंट्री करके एकदम तेजी से एक्सपेंशन किया इन सभी ने, और उसके बाद लगा कि ये तो भारी भरकम कैश बर्न हो रहा, भारी भरकम लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो फिर कहानी ये निकल के आई कि अब सीमित स्टोर रखे जाएंगे, सीमित शहरों में, सीमित इलाकों में हम आपको सर्विसेज देंगे। कंपटीशन भी तो बढ़ गया सर, देखिए ना, नाम स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेजन, कितने लोग से आदमी और लोग स्विच कर लेते हैं। एग्जैक्टली सर, अभी आपने कुछ सामान मंगाए या देखे आपने अपनी लिस्ट में कि ये फ्लिपकार्ट कितने के पड़ रहे हैं, आप स्विच किया, दूसरे पे देखा वहाँ पे कम का पड़ रहा है, ज़्यादा का पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोग कस्टमर्स भी अपनी धीरे धीरे उस हिसाब से खुद को मैन्यूवर कर रहे हैं कि जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेंगे। जी जी। तो कंपनियों के लिए जाहिर तौर पर कंपटीशन भी है, उनको सस्ता भी देना और प्रॉफिट में भी आना है किसी तरह से। अब एक लास्ट सवाल सर, क्या ब्रिक एंड मोटार का जो दौर है वो फिर से शुरू होगा? जो इस कंपनी की बात कही जा रही थी कि इन कंपनियों की वजह से जो घर दुकान आसपास के जो दुकानदार हैं सर, जिनके शॉप्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, उनके दिन बहुरने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं अगर आप इस पूरी कहानी को पिछले 10, 15 या 20 साल पीछे से देखें, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत किससे देखें अगर इसको, तो एक जो खतरा था कि ब्रिक एंड मोर्टार वाले या जो छोटे किराना बंद हो जाएंगे, वो खतरा, उस खतरे को आप समझें कि 15-20 साल अगर पीछे से आप कहानी को देखेंगे तो हमने ये देखा है कि उतनी तेज़ी से शुरुआत हुई ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन बाद में पूरा का पूरा मार्केट हमको सेटल होता हुआ नज़र आया। अब आप देखिए, एक वक्त ये कहा गया कि मोबाइल जिस तरह से ऑनलाइन बिक रहे हैं, वो पूरा जो इन दुकानों को, जो मोबाइल बेचने वाली दुकानें हैं, उनका बिजनेस बंद कर देंगे। लेकिन अब आप मार्केट में जाइए, अच्छी खासी तादाद में वो दुकानें भी हैं जो मोबाइल की एक्सेसरीज बेच रही हैं या मोबाइल बेच रही, और लोग वहाँ से खरीद भी रहे हैं। तो धीरे धीरे मार्केट, और इसी तरह से आप अपैरल को देख लीजिए, अपैरल की भी बिक्री या गारमेंट्स की सेल्स भी जो है ऑनलाइन से जितनी हो रही है उतना आपकी दुकानें भी चल रही हैं। सर, इसके पीछे क्या एक तर्क ये भी मैं आपसे पूछूं कि क्या जो फ्रॉड वाली जो है या फेक वाली जो मामला है, फेक प्रोडक्ट्स का, वो भी एक अहम फैक्टर है? जैसे फोन मंगाया, पता चला विम बार का 5 रुपए का साबुन मुझे निकल लगता गया। है कि उसमें सैचुरेशन आ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड था, अब उसमें एक सैचुरेशन दिखाई दे रहा। अब लोगों का मन भर गया और लोग अब इसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब अपना दुकानों पे आके वहाँ पे सामान, स्टफ खुद अपने हाथ से देख रहे हैं, उसके बाद ले रहे हैं, और कुछ सामान ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ऑनलाइन बंद हो गया, ऑफलाइन चल रहा है, या ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगता है कि पूरा, और यही चीज़ क्विक कॉमर्स या किराना दुकानों के धंधे में भी है।
दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। धीरे धीरे इन कंपनियों को जो कैश बर्न कर रही हैं उनको भी समझ में आएगा कि उनके लिए चलाना इस तरह से वायबल है नहीं। जी, अब एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मेरा सर, बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो रोजगार है वो जुड़ा हुआ है इनसे, क्विक कॉमर्स कंपनियों वाली से। इसका सीधा मैं आपको इस कहानी से जोड़ता हूँ जो अभी हाल फिलहाल में जो बयान आया था पीयूष गोयल साहब का, जो स्टार्टअप वर्सेस जो इंडिया वर्सेस जो चाइना वाला जो फाइट था, जिसमें वो बोल रहे थे कि वहाँ के लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और तमाम तरह के नए इनोवेशन की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और आप यहाँ हैं कि आप यहाँ बस खाली सामान जो है अमीरों के घर तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको एक सस्ता लेबर मिल जा रहा है, उससे काम चल। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना सर कि सस्ता लेबर जो कर रहा है, काम कर रहा है, जो सामान पहुँचा रहा है, उसको रोज़गार मिल रहा है। उसकी बात कही तस्दीक दी सीईओ साहब ने कि भाई हम लोगों ने बहुत लोगों को रोजगार भी दिया, वो बात क्यों नहीं कहते हैं मंत्री साहब? उनका क्या होगा सर? मान लीजिए अगर ये बिजनेस धीरे धीरे अगर धरातल पर जाएगा, डाउन जाएगा, तो फिर तो आफत पड़ने वाली है। नहीं, देखिए उनका बिजनेस भी या उनकी नौकरियों को लेके भी ऐसा कोई बड़ा संकट है नहीं। लोग, मैं जो बात अभी मैं कह रहा था कि दोनों चीज़ें अंत में चलेंगी। अच्छा। चाहे आपकी किराना दुकानें हो या क्विक कॉमर्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, सारी चीज़ें, भारत का बाजार इतना बड़ा बाजार है कंजम्पशन के लिहाज से कि सब कुछ खप जाएगा। लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, तो कुछ लोग दुकानों पे जाके सामान खरीदेंगे, तो कुछ लोग नए भी जुड़ेंगे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। और फिर आपके जो छोटे शहर हैं उनकी तरफ विस्तार धीरे धीरे अगले 5 साल 7 साल में बढ़ना ही तय है। जी जी। तो ऐसे लोगों की, चाहे जो राइडर्स हैं या जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी भी आप गिग वर्कर्स हैं, उनकी आप ये समझें कि जॉब कम होगी, वैसा नहीं है। उसमें जॉब्स में इजाफा ही होगा और अंत में डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप रहेगा जहाँ पे कि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी गिग वर्कर्स की। ओके 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 ओके। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।